हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एएस क्लासेस। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर 1 2025 का क्वेश्चन पेपर सेट ए। लेकिन एक बात पहले ही क्लियर कर दूं, यूपीएससी प्रीलिम्स के इन क्वेश्चंस को सिर्फ आंसर रट कर सॉल्व करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। यूपीएससी हर बार स्टेटमेंट्स के अंदर ही ऐसा ट्रैप फंसा देता है या छिपा देता है जो बिना डीप अंडरस्टैंडिंग के पकड़ना मुश्किल है। इसलिए आज हम किसी भी क्वेश्चन का शॉर्टकट नहीं लेंगे। हर क्वेश्चन को जीरो से समझेंगे। पहले देखेंगे क्वेश्चन का एग्जैक्ट मतलब क्या है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। फिर उस टॉपिक का कोर कॉन्सेप्ट और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को समझेंगे। फिर इसके बाद एनालिसिस करेंगे कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत और क्यों गलत है। और फिर इसके बाद करेक्ट आंसर तक पहुंचेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, with reference to investments consider the following: first bonds, second hedge funds, third stocks, fourth venture capital. How many of the above are treated as alternative investment funds? फर्स्ट क्वेश्चन में चार इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स दिए गए हैं: बॉन्ड्स, हेज फंड्स, स्टॉक्स, वेंचर कैपिटल। और पूछा गया है इनमें से कौन सा अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के अंदर आएगा। तो बॉन्ड्स जो हैं वो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स के अंदर नहीं आते हैं, क्योंकि बॉन्ड एक डेप्थ इंस्ट्रूमेंट है। मतलब इन्वेस्टर गवर्नमेंट या कंपनी को पैसा लेंड करता है और रिटर्न यान करता है। तो बॉन्ड जो है एक अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के अंदर नहीं आएगा। सेकंड, हेज फंड्स जो है एक अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के अंदर आता है, बॉन्ड नहीं आता है। एंड हेज फंड्स आता है। स्टॉक्स स्टॉक्स एआईएफ नहीं है, क्योंकि स्टॉक परचेज करने का मतलब कंपनी में ओनरशिप का एक पोर्शन लेना। तो जो स्टॉक है वो एआईएफ के अंदर नहीं आएगा। ये नॉर्मल इक्विटी इन्वेस्टमेंट है। जो थर्ड है वो भी नहीं आएगा। फोर्थ में वेंचर कैपिटल है। वेंचर कैपिटल एक एआईएफ के अंदर आता है। वेंचर कैपिटल स्टार्टअप्स और अर्ली स्टेज कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करता है। इंडिया में वेंचर कैपिटल फंड एआई फ्रेमवर्क के अंदर आ सकता है। जो फोर्थ है वो करेक्ट है। तो इसमें पूछा गया था कौन कौन सा अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है, तो फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। कितने हैं? सिर्फ दो, सेकेंड एंड फोर्थ। फर्स्ट एंड थर्ड नहीं है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोर्सेस ऑफ इनकम फॉर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? फर्स्ट, बाइंग एंड सेलिंग गवर्नमेंट बॉन्ड्स। सेकेंड, बाइंग एंड सेलिंग फॉरेन करेंसी। थर्ड, पेंशन फंड्स मैनेजमेंट। फोर्थ, lending to private companies। फिफ्थ, प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग करेंसी। सेकंड क्वेश्चन जो है वो आरबीआई की इनकम से रिलेटेड है। हमें आइडेंटिफाई करना है इसमें कि दी गई 5 एक्टिविटीज में आरबीआई की इनकम का सोर्स क्या है। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया का सेंट्रल बैंक है आरबीआई। इसके मेजर फंक्शंस हैं मॉनेटरी पॉलिसी कंडक्ट करना, करेंसी मैनेजमेंट, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मैनेज करना और गवर्नमेंट के बैंकर के रूप में काम करना। फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें बताया गया है गवर्नमेंट बॉन्ड की बाइंग सेलिंग। आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की ट्रांजैक्शन करता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से रिलेटेड ऑपरेशंस और होल्डिंग आरबीआई की इनकम से कनेक्टेड हो सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में ये बताया गया है, फर्स्ट स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? बाइंग एंड सेलिंग फॉरेन करेंसी। इसमें बताया गया है आरबीआई इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को मैनेज करता है। फॉरेन करेंसीज ट्रांजैक्शन से भी आरबीआई की अर्निंग हो सकती है। सेकंड है वो भी करेक्ट है। थर्ड एक्टिविटी क्या है? पेंशन फंड्स मैनेजमेंट। पेंशन फंड मैनेजमेंट इस स्टेटमेंट में कह रहा है पेंशन फंड मैनेजमेंट आरबीआई की इनकम का सोर्स है। ये गलत है, क्योंकि पेंशन फंड मैनेजमेंट आरबीआई का नॉर्मल इनकम जनरेटिंग फंक्शन नहीं है।
आरबीआई का कोर रोल सेंट्रल बैंकिंग है, पेंशन फंड मैनेजमेंट नहीं। जो थर्ड है एक्टिविटी वो इनकरेक्ट हो जाएगी। फोर्थ एक्टिविटी क्या है? लैंडिंग टू प्राइवेट कंपनीज। इसमें बताया गया है आरबीआई को कॉमर्शियल बैंक, मतलब यहाँ एक ट्रैप है, आरबीआई को कॉमर्शियल बैंक की तरह समझना नहीं है। आरबीआई नॉर्मल प्राइवेट कंपनीज को डायरेक्टली लोन देने वाला कॉमर्शियल लैंडिंग इंस्टीट्यूट नहीं है। जो फोर्थ है ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा एक्टिविटी। फिफ्थ एक्टिविटी क्या है? प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग करेंसीज नोट्स। इसमें बताया गया है करेंसी इशू से आरबीआई को इनकम रिलेटेड अर्निंग होती है, तो ये करेक्ट है। फर्स्ट, सेकंड एंड फिफ्थ एक्टिविटी करेक्ट है, थर्ड एंड फोर्थ एक्टिविटी इनकरेक्ट है। इसमें करेक्ट पूछा गया था फर्स्ट, सेकंड एंड फिफ्थ, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, विद रेफरेंस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इसमें ऑर्गेनाइजेशंस दिए गए हैं, उनके फंक्शंस बताए गए और किसके अंदर वर्क हुआ ये बताया गया। फर्स्ट रो में डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ फिगिटिव्स इकोनॉमिक्स ऑफेंडर्स एक्ट 2018 किसके अंदर वर्क हुआ था? इंटरनल सिक्योरिटी डिवीजन फर्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। फर्स्ट रो में बताया गया है ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में। इसका फंक्शन जो है, फंक्शन तो सही है बट इसकी जो मिनिस्ट्री है वो गलत है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर है, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। फर्स्ट रो गलत हो गई। अब सेकंड रो क्या है? डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, इसका फंक्शन क्या है? enforces द प्रोविजंस ऑफ कस्टम्स एक्ट 1962, और इस कौन से डिपार्टमेंट का? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर है। सेकंड रो में बताया गया है डीआरआई के बारे में, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के बारे में। इसका फंक्शन बताया गया है कि रेवेन्यू इंटेलिजेंस से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर हुआ था? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। ये जो रो है सेकंड रो करेक्ट हो जाएगी। थर्ड रो क्या है? डायरेक्टरेट ऑफ जनरल्स ऑफ सिस्टम्स एंड डेटा मैनेजमेंट, इसका फंक्शन क्या है? कैरिंग आउट बिग डेटा एनालिटिक्स टू एसिस्ट टैक्स ऑफिसर्स फॉर बेटर पॉलिसीज एंड नैबिंग टैक्स इवेडर्स, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। थर्ड रो में बताया गया है कि ये टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में सिस्टम और डेटा मैनेजमेंट या फिर एनालिटिक्स से रिलेटेड वर्क करता है, और कौन से डिपार्टमेंट के अंदर है? ये फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर है। तो ये जो थर्ड रो है ये भी करेक्ट है। ओनली फर्स्ट रो इनकरेक्ट है, सेकेंड एंड थर्ड रो करेक्ट है। तो इसमें पूछा गया है इन द हाउ मैनी ऑफ द अबव रोज इज द इंफॉर्मेशन करेक्टली मैच। तो ओनली 2 रो की करेक्टली मैच है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया mandates all the listed companies in India to submit a business responsibilities and sustainabilities report BRSR। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? In India, a company submitting a BRSR makes disclosures in the report that are largely non-financial in nature। फोर्थ क्वेश्चन पूछ रहा है, इसमें बताया गया है BRSR के बारे में। दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। सबसे पहले समझते हैं BRSR होता क्या है। BRSR बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, इसका फोकस कंपनीज की बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज और सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड डिस्क्लोजर पर है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? इसमें बताया गया है कि आरबीआई ने इंडिया की लिस्टेड कंपनीज के लिए BRSR को मैंडेटरी किया है। फर्स्ट स्टेटमेंट में बताया गया है, तो ये इनकरेक्ट है। गलती क्यों है यहाँ पे? गलती यहाँ आरबीआई में है। लिस्टेड कंपनीज के BRSR फ्रेमवर्क से रेलेवेंट रेगुलेटर्स SEBI है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड्स ऑफ इंडिया है, आरबीआई नहीं है।
सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? इन इंडिया ए कंपनी सबमिटिंग ए BRSR मेक्स डिस्क्लोजर इन द रिपोर्ट दैट आर लार्जली नॉन फाइनेंशियल इन नेचर। सेकेंड स्टेटमेंट में क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि BRSR के नॉन फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स के बारे में बताया गया है और ये करेक्ट है। BRSR में इन्वायरमेंटल और सोशल गवर्नेंस रिस्पॉन्सिबिलिटीज जैसे नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स के डिस्क्लोजर होते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट इनकरेक्ट एंड सेकंड करेक्ट, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें पूछा गया है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। सेकंड करेक्ट है ऑप्शन, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट, in India, income from allied agricultural activities like poultry farming and wool rearing in rural areas is exempted from any tax. Second statement क्या है? In India, rural agriculture's land is not considered a capital asset under the provisions of the Income Tax Act 1961. इस क्वेश्चन में एग्रीकल्चर इनकम और एग्रीकल्चर लैंड के टैक्सेशन स्टेटमेंट के बारे में जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, वो सबसे पहले समझते हैं इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के कॉन्टेक्स्ट में एग्रीकल्चर इनकम को स्पेशल टैक्स ट्रीटमेंट मिलता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड हर इनकम ऑटोमेटिकली एग्रीकल्चर इनकम नहीं बन जाती है। फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या कहा गया है? In India, income from allied agricultural activities like poultry farming and wool rearing in rural areas exempted from any tax. इसमें बताया गया है कि पोल्ट्री फार्मिंग और वूल रियरिंग की इनकम को एग्रीकल्चरल इनकम बताता है और कहता है कि इसलिए ये टैक्स एग्जम्प्ट है। तो स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। वो स्टेटमेंट्स का इनकरेक्ट है। प्रॉब्लम ये है कि पोल्ट्री फार्मिंग या वूल रियरिंग से इनकम को सिंपली एग्रीकल्चर इनकम नहीं माना जा सकता है। एग्रीकल्चरल इनकम की टैक्स डेफिनेशंस मेनली एग्रीकल्चरल लैंड पर एग्रीकल्चर ऑपरेशन से डिराइव्ड इनकम से लिंक है, इसलिए स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? इन इंडिया रूरल एग्रीकल्चर्स लैंड इज नॉट कंसिडर्ड ए कैपिटल एसेट अंडर द प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। स्टेटमेंट बताया गया है कि एग्रीकल्चरल लैंड को इनकम टैक्स एक्ट के अंडर कैपिटल एसेट नहीं माना जाता है, नहीं मानते हैं। ये करेक्ट है। इनकम टैक्स एक्ट के कॉन्टेक्स्ट में रूरल एग्रीकल्चरल लैंड कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन से बाहर है, इसलिए जनरली उसकी सेल पर कैपिटल गेंस का ट्रीटमेंट अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड से डिफरेंस होता है। सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। इसको फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। अब इसमें देखेंगे ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबोव स्टेटमेंट। फर्स्ट में बोथ फर्स्ट स्टेटमेंट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड द स्टेटमेंट सेकंड एक्सप्लेन स्टेटमेंट फर्स्ट, ये भी इसका ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। बी ऑप्शन क्या है? बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट बट सेकंड स्टेटमेंट डज नॉट एक्सप्लेन स्टेटमेंट फर्स्ट। सी ऑप्शन स्टेटमेंट फर्स्ट इज correct but statement second is not correct. Option D, statement first is not correct but statement second is correct. तो इसका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? इन इंडिया has joined the Mineral Securities Partnership as a member. Second statement क्या है? India is a resource-rich country in all the 30 critical minerals that it has identified. Third क्या है? The Parliament in 2023 has amended the Mines and Minerals Development and Regulations Act 1957, empowering the central government to exclusively auctions, mining lease and composite license for certain critical minerals. सिक्स क्वेश्चन में क्रिटिकल मिनरल से रिलेटेड ये है, क्रिटिकल मिनरल से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा गया है?
इंडिया के क्रिटिकल मिनरल्स और मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप के बारे में 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। सबसे पहले समझते हैं कि क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं। क्रिटिकल मिनरल्स वो मिनरल्स हैं जो टेक्नोलॉजी, क्लीन एनर्जी, डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। इनकी सप्लाई डिस्टर्ब हो जाए तो टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या बताया गया है? इंडिया हैज ज्वाइंट द मिनरल सिक्योरिटीज पार्टनरशिप एज ए मेंबर। इंडिया मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप में मेंबर है, तो स्टेटमेंट करेक्ट है। इंडिया क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन्स को सिक्योर करने के इंटरनेशनल एफर्ट्स में पार्टिसिपेट करता है। फर्स्ट स्टेटमेंट इसका करेक्ट हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? इंडिया इज ए रिसोर्स रिच country in all the 30 critical minerals that it has identified. सेकंड स्टेटमेंट में बताया गया है इंडिया आइडेंटिफाइड 30 क्रिटिकल मिनरल्स में रिसोर्स रिच है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। यहाँ स्टेटमेंट का वर्ड रिसोर्स रिच ट्रैप है, मतलब रिसोर्सेस रिच नहीं है। इंडिया के पास कुछ क्रिटिकल मिनरल्स के रिसोर्सेस हैं, लेकिन इंडिया सभी आइडेंटिफाइड क्रिटिकल मिनरल्स में रिसोर्स रिच नहीं है। कई मिनरल्स के लिए इंडिया इंपोर्ट पर डिपेंड करता है, तो ये स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट क्या है? द पार्लियामेंट इन 2023 हैज अमेंडेड द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशंस एक्ट 1957 empowering the central government to exclusively auction mining lease and composite license for the certain critical minerals. थर्ड स्टेटमेंट बताया गया है 2023 MMDR में मतलब माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशंस एक्ट 2023 MMDR अमेंडमेंट के बाद सर्टेन क्रिटिकल मिनरल्स की माइनिंग कंपोजिट लाइसेंस ऑक्शंस में सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्सक्लूसिव रोल दिया गया है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। 2023 में अमेंडमेंट ने सर्टेन क्रिटिकल मिनरल्स के ऑक्शंस फ्रेमवर्क में सेंट्रल गवर्नमेंट को इम्पोर्टेंट ऑक्शंस रोल दिया था। ये सही है। थर्ड स्टेटमेंट, इसको फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, थर्ड स्टेटमेंट सही है, तो इसको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी में फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? एज रिगार्ड्स रिटर्न फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट in a company, generally bondholders are considered to be relatively at lower risk than stockholder. Second statement क्या है? Bondholders are lenders to a companies where stockholders are its owner. Third statement, for repayment purpose bondholders are prioritized over stockholders by a company. सेवंथ क्वेश्चन जो है इसमें बॉन्ड होल्डर स्टॉक होल्डर्स के बीच में बताया गया है। सबसे पहले इसमें हम समझते हैं बॉन्ड होल्डर्स क्या होता है, स्टॉक होल्डर्स क्या होता है। बॉन्ड होल्डर जो होता है वो लेंडर होता है, स्टॉक होल्डर जो होता है वो ओनर होता है। कंपनी ने बॉन्ड होल्डर से पैसे बोरो किया, जबकि शेयर होल्डर कंपनी में ओनरशिप रखता है, मतलब स्टॉक होल्डर। फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या बताया गया है? As regards return from investments in a company, generally bondholders are considered to be relatively at lower risk than stockholder. Bondholders generally stockholder से less risk में होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि स्टॉक होल्डर्स जो होते हैं वो ओनर होते हैं एंड बॉन्ड होल्डर्स जो होते हैं वो लेंडर होते हैं। ये करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट, जनरली बॉन्ड होल्डर को कॉन्ट्रैक्चुअल क्लेम होता है और उनको फिक्स्ड इंटरेस्ट राइट्स मिलते हैं। शेयर होल्डर का रिटर्न कंपनी के परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है, इसलिए जनरली शेयर होल्डर्स का रिस्क हायर होता है। फर्स्ट स्टेटमेंट का करेक्ट हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? बॉन्ड होल्डर्स आर लेंडर्स टू बी कंपनीज वेयर स्टॉक होल्डर्स आर इट्स ओनर। बॉन्ड होल्डर्स जो होते हैं वो लेंडर्स होते हैं और जो स्टॉक होल्डर्स होते हैं वो ओनर्स होते हैं। स्टेटमेंट भी करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है? फॉर रिपेमेंट पर्पस बॉन्ड होल्डर्स आर प्रायोरिटाइज्ड ओवर स्टॉक होल्डर्स बाय कंपनी। थर्ड स्टेटमेंट बताया गया है कि बॉन्ड होल्डर्स जो होते हैं
बॉन्ड होल्डर्स लेंडर्स हैं और स्टॉक होल्डर्स ओनर्स है, ये तो सेकंड में बताया गया। थर्ड में बताया गया रिपेमेंट के केस में बॉन्ड होल्डर्स को स्टॉक होल्डर से प्रायोरिटी मिलती है, कि स्टॉक होल्डर की ओनर है, इसी की वजह से उससे प्रायोरिटी मिलेगी। थर्ड स्टेटमेंट भी इसका करेक्ट है। अब इसमें पूछा क्या गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव स्टेटमेंट। इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, अब इसमें बताना है कौन सा करेक्ट होगा। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, बोथ स्टेटमेंट, सेकेंड एंड थर्ड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट फर्स्ट, ये भी सही है। सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, और दोनों फर्स्ट स्टेटमेंट दोनों फर्स्ट स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करते हैं, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 8, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इंडियाज फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इंडिया अकाउंट्स फॉर ए वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ all equity portion contracts traded globally, thus exhibiting a great boom. Second statement क्या है, India's stocks market has grown rapidly in the recent past, even overtaking Hong Kong at some point of time. Third statement क्या है, there is no regulatory bodies either to warn the small investors about the risk of options tradings or to act on unregistered financial advisors in this regard. थर्ड क्वेश्चन जो है इसमें इक्विटीज ऑप्शन स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है। इसमें क्या पूछा गया है, इसमें इक्विटी ऑप्शंस मार्केट और इंडियन स्टॉक्स मार्केट की ग्रोथ के बारे में 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, और पूछा गया कौन सा इसमें करेक्ट है। सबसे पहले हम समझते हैं इक्विटी ऑप्शंस। ऑप्शंस के डेराइव्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसके वैल्यू किसी अंडरलाइंग एसेट्स जैसे स्टॉक या इंडेक्स से लिंक्ड होता है। इक्विटी ऑप्शंस का ट्रेडिंग इंडिया के डेरिवेटिव्स मार्केट का इंपॉर्टेंट पार्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट में देखते हैं क्या बताया गया है। इसमें बताया गया है कि इंडिया ग्लोबली ट्रेडेड इक्विटीज ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट का वेरी लार्ज शेयर काउंट करता है। इंडिया का इक्विटी डेरिवेटिव्स मार्केट स्पेशली इंडेक्स या फिर इक्विटी ऑप्शंस ग्लोबल लेवल पर बहुत लार्ज है। फर्स्ट स्टेटमेंट जो इसका है वो करेक्ट हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, इंडिया स्टॉक्स मार्केट हैज ग्रोन रैपिडली इन द रिसेंट पास्ट इवेंट्स ओवरटेकिंग हांगकांग एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। सेकंड स्टेटमेंट बताया गया है कि इंडिया स्टॉक मार्केट ने स्ट्रॉन्ग ग्रोथ की और मार्केट कैपिटलाइजेशंस के टर्म में हांगकांग को ओवरटेक किया है। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। इंडिया की इक्विटी मार्केट ने रिसेंट ईयर्स में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखी है और मार्केट कैपिटलाइजेशंस के बेसिस पर हांगकांग को ओवरटेक करने की रिपोर्ट आई है। जो सेकंड स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, देयर इज नो रेगुलेटरी बॉडी आइदर टू वार्न द स्मॉल इन्वेस्टर्स अबाउट द रिस्क ऑफ ऑप्शंस ट्रेडिंग्स और टू एक्ट ऑन अनरजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर्स इन दिस रिगार्ड। थर्ड स्टेटमेंट बताया गया है कि इंडिया में स्मॉल इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, तो स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। इंडिया में सिक्योरिटीज मार्केट का रेगुलेटर्स SEBI है, सेबी है। SEBI इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने, मार्केट को रेगुलेट करने और इंटरमीडियरीज को सुपरवाइज करने का रोल प्ले करता है। तो स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट का इनकरेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, सर्कुलर इकोनॉमी reduces the emissions of greenhouse gases। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, circular economies reduces the use of raw materials as input। थर्ड स्टेटमेंट,
Circular economies reduces the wastage in the production process. इसमें सर्कुलर इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि सर्कुलर इकोनॉमी ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रिड्यूस कर सकती है। इसके लिए दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बताया गया है? स्टेटमेंट फर्स्ट, सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द एमिशन ऑफ गैस। सर्कुलर इकोनॉमी जो होती है वो रिड्यूस करती है ग्रीन हाउस गैस को। सेकेंड स्टेटमेंट क्या बताया गया है? फर्स्ट स्टेटमेंट बताया गया सर्कुलर रिड्यूसेस द ग्रीन गैसेस एंड सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द यूज ऑफ रॉ मटेरियल्स। सर्कुलर इकोनॉमी रॉ मटेरियल्स के यूज को रिड्यूस करती है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है? सर्कुलर इकोनॉमी reduces the wastage in the production process। थर्ड स्टेटमेंट बताया गया है कि सर्कुलर इकोनॉमी प्रोडक्शन में वेस्टेज रिड्यूस करती है। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। फोर्थ स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑल स्टेटमेंट्स करेक्ट हो जाएंगे। इसमें ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए, बोथ फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम्स एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट फर्स्ट। ये स्टेटमेंट ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? कैपिटल receipts create a liability or cause a reductions in assets of the government। सबसे पहले हम समझते हैं कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है। लिएबिलिटीज क्रिएट कर सकती है और गवर्नमेंट एसेट को रिड्यूस कर सकती है कैपिटल रिसिप्ट। अब इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं क्या बताया गया। कैपिटल रिसिप्ट क्रिएट लिएबिलिटीज और कॉज ए रिडक्शंस इन द गवर्नमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट बताया गया है कि कैपिटल रिसिप्ट लिएबिलिटी क्रिएट करते हैं या एसेट्स रिड्यूस करते हैं। ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा इसका। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? बोरोइंग एंड डिसइन्वेस्टमेंट आर कैपिटल रिसिप्ट्स। बोरोइंग और डिसइन्वेस्टमेंट कैपिटल रिसिप्ट्स हैं, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। बोरोइंग, गवर्नमेंट को पैसा मिलता है लेकिन लिएबिलिटी क्रिएट होती है। डिसइन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट अपनी ओनरशिप का पार्ट सेल करती है। पर दोनों में कैपिटल रिसिप्ट्स हैं, दोनों कैपिटल रिसिप्ट्स हैं, तो इसका सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट क्या है? इंटरेस्ट रिसिप्ट्स ऑन लोन क्रिएट्स ए लिएबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। थर्ड स्टेटमेंट में बताया गया है लोन पर मिलने वाला इंटरेस्ट गवर्नमेंट की लिएबिलिटी क्रिएट करता है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। यहाँ पे ट्रैप क्या है? गवर्नमेंट जब लोन पर इंटरेस्ट रिसीव करती है तो गवर्नमेंट की लिएबिलिटी इंक्रीज नहीं होती है। इंटरेस्ट रिसीव इज जनरली ए रेवेन्यू रिसिप्ट। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा। फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है, थर्ड इनकरेक्ट है, तो इसको ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, consider the following statements about राजा राम मोहन रॉय। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया गया है? He possessed great love and respect for the traditional philosophical systems of the East। Second statement, he desired his countrymen to accept the traditional and scientific approach and the principle of the human dignities and social equality of all men and women। सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है ये राजा राम मोहन के आइडियाज और बिलीफ्स के बारे में दो स्टेटमेंट दे रहा है। हमें डिटरमाइन करना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। सबसे पहले हम समझेंगे
राजाराम मोहन रॉय को इंडियन सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स में माना जाता था। उन्होंने सोशल रिफॉर्म्स, रेशनल थिंकिंग, रिलीजियस रिफॉर्म्स और मॉडर्न एजुकेशन को सपोर्ट किया था। और फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बताया गया है? ही possessed great loves and respect for the traditional philosophical systems of the East। इसमें बताया गया है कि उनके ट्रेडिशनल इंडियन फिलोसफिकल सिस्टम के रिस्पेक्ट की बात करता है। स्टेटमेंट करेक्ट है। राजा राम मोहन रॉय इंडियन फिलोसफिकल ट्रेडिशन से कंप्लीटली रिजेक्ट नहीं करते थे। उन्होंने इंडियन फिलोसफिकल आइडियाज को स्टडी किया और उनमें रेशनल एलिमेंट्स को हाईलाइट किया, इसलिए स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? ही डिजायर्ड हिज कंट्रीज मैन to accept the rational and scientific approach and the principle of the human dignity and social equality of all men and women। सेकंड स्टेटमेंट बताया कहता है उन्होंने रेशनल और साइंटिफिक अप्रोच को सपोर्ट किया था। ये करेक्ट है। वो ब्लाइंड कस्टम्स और सोशल प्रैक्टिसेस को रीजन के बेसिस पर एग्जामिन करने के लिए सपोर्टर थे। मॉडर्न एजुकेशन और साइंटिफिक वर्ल्ड लुक को इम्पोर्टेंस देते थे। तो सेकंड स्टेटमेंट है, ये भी करेक्ट हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, बोथ। ऑप्शन सी का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, कंसीडर द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स विद रिगार्ड टू नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? बायकॉट ऑफ लॉ कोड्स एंड फॉरेन क्लोथ। सेकंड, observance of strict non-violence। Third, retention of titles and owners without using them in public। Fourth, establishments of panchayats for settling disputes। ये क्वेश्चन जो है नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम से रिलेटेड है। इसमें 4 एक्टिविटीज दी गई हैं और पूछा गया इनमें से कौन सी। इसका पार्ट 3। अब सबसे पहले नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 टू 1920 में महात्मा गांधी लीडरशिप में लॉन्च हुआ था। इसका बेसिक आइडिया क्या था? ब्रिटिश इंस्टीट्यूट के साथ कॉपरेशन विदड्रॉ करो। इसमें गवर्नमेंट स्कूल्स, कॉलेजेस, कोर्ट्स, टाइटल्स और फॉरेन क्लोथ्स जैसे एरियाज में बायकॉट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इंपॉर्टेंट था। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? इसमें बताया गया है बायकॉट ऑफ लॉ कोर्ट्स एंड फॉरेन क्लोथ्स। कोर्ट्स और फॉरेन क्लोथ्स का बायकॉट। इसमें बताया गया ब्रिटिश कोर्ट्स के बायकॉट और फॉरेन क्लोथ्स के बायकॉट को नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम में इंक्लूड किया गया था। तो स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? ऑब्जर्वेंस ऑफ द स्ट्रिक्ट नॉन वायलेंस। ये एक्टिविटीज में बताया गया स्ट्रिक्ट नॉन वायलेंस मतलब गांधीयन मूवमेंट का फंडामेंटल प्रिंसिपल नॉन वायलेंस था। गांधी जी के लिए नॉन कॉपरेशन का मूवमेंट वायलेंस नहीं होना चाहिए था। स्टेटमेंट जो है करेक्ट हो जाएगा, मतलब सेकंड एक्टिविटी भी इसकी करेक्ट हो गई। थर्ड एक्टिविटी क्या है? रिटेंशन ऑफ टाइटल्स एंड ओनर्स विदाउट यूजिंग देम इन पब्लिक। थर्ड स्टेटमेंट बताया गया है टाइटल्स को सिर्फ पब्लिक में यूज ना करना, ये इनकरेक्ट है। यहाँ पे प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव ये नहीं था टाइटल्स को बस पब्लिकली यूज ना करो। इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट से मिले टाइटल्स और ओनर्स को सरेंडर करना नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम का पार्ट था। ये स्टेटमेंट जो है इसकी थर्ड एक्टिविटी नहीं है। फोर्थ एक्टिविटी देखते हैं एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पंचायत फॉर सेटलिंग डिस्प्यूट्स। फोर्थ में बताया गया है पंचायत स्टैब्लिश करना ब्रिटिश कोर्ट्स के अल्टरनेटिव के रूप में पंचायत टाइप इंडिजीनियस इंस्टीट्यूट को प्रमोट करना और मूवमेंट के प्रोग्राम का पार्ट था। ये सही है। जो फोर्थ एक्टिविटी है ये भी करेक्ट है। ओनली थर्ड इनकरेक्ट है। तो इसका ऑप्शन क्या है? हाउ मेनी ऑफ द बोस वर आर पार्ट ऑफ द नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम। इसकी 3 एक्टिविटीज करेक्ट हैं। ओनली थर्ड वाली इनकरेक्ट है। फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ करेक्ट है। तो इसको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ओनली 3। क्वेश्चन नंबर 13, the irrigation device called Arghata was first option A water bag made of leather pulled over a pulley, B
large wheels with earthen spots tied to the outer ends of its spokes. C option क्या है? Larger earthen pots driven by the bullocks. D option. ऑप्शन डी में क्या है? Large water bucket pulled up by the rope directly by hand. इसमें आराघाटा के बारे में है क्वेश्चन। एंशियंट इंडियन के एक एरिगेशन लिफ्टिंग डिवाइस आराघाटा के बारे में पूछ रहा है इसमें। आराघाटा क्या है? एंशियंट इंडियन में एग्रीकल्चरल एरिया एरिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट थी। वाटर को लोअर लेवल से हायर लेवल पर ले जाने के लिए डिफरेंट ट्रेडिशनल डिवाइसेस का यूज होता था। इसमें आराघाटा एक वाटर लिफ्टिंग डिवाइस था। ऑप्शन ए जो है इसमें बताया गया है कि लेदर वाटर बैग विद पुले, तो ये गलत है। ये आराघाटा की करेक्ट डिस्क्रिप्शन नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट नहीं होगा। ऑप्शन बी में क्या है? ए लार्ज व्हील विद अर्थन पॉट्स टाइड टू आउटर एंड्स ऑफ इट्स स्पोक। सेकंड जो ऑप्शन बी है ये करेक्ट होगा। लार्ज व्हील था विद अर्थन पॉट अटैच, और उसमें अर्थन पॉट अटैच था। इसमें एक लार्ज व्हील होता था और उसके साथ पॉट्स या फिर कंटेनर्स अटैच होते थे। व्हील रोटेट होने पर पॉट्स वाटर को लिफ्ट करते थे। इसको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14। Who among the following rulers in the ancient India has assumed the titles Matta Vilasha, Vichitrachita and Gunabhara? Option A Mahendra Varman first, option B Shimha Vishnu, option C Narasimha Varman फर्स्ट, ऑप्शन डी सिम्हा वर्मन। इसमें पूछा गया है कि मत्ता विलासा, विचित्र चित्ता और गुणभरा ये टाइटल्स किससे एसोसिएटेड हैं? ऑप्शन ए महेंद्र वर्मन, ये महेंद्र वर्मन से एसोसिएटेड हैं। महेंद्र वर्मन पालवा के रूलर्स थे और इनको ही ये टाइटल्स मिले थे, मत्ता विलासा, विचित्र चिता एंड गुणाभरा। इसको ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15। Faxian the Chinese pilgrim traveled to India during the reign of ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त सेकंड, ऑप्शन सी कुमारगुप्त फर्स्ट, ऑप्शन डी स्कंदागुप्त। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि चाइनीज ट्रैवल फाक्जियान इंडिया के किस रूलर के टाइम पे आए थे। फाक्जियान एक चाइनीज बुद्धिस्ट ट्रैवलर था जो इंडिया में बुद्धिस्ट साइट्स और मोनेस्ट्रीज को स्टडी करने के पर्पज से आया था। क्वेश्चन नंबर 16। Who among the following led a successfully military campaign against the kingdom of Srivijaya, the powerful maritime state which ruled the Malay Peninsula, Sumatra, Java and the neighboring islands? ऑप्शन ए अमोघवर्षा राष्ट्रकूटा का, बी ऑप्शन प्रताप परुद्र काकटिया, ऑप्शन सी राजेंद्र फर्स्ट चोला, ऑप्शन डी विष्णुवर्धना होयशाला का। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि साउथ एशिया के पावरफुल मैरिटाइम किंगडम श्रीविजया के अगेंस्ट सक्सेसफुली मिलिट्री एक्सपेंडिचर किस रूलर ने कंडक्ट किया था। श्रीविजया साउथ ईस्ट एशिया का एक पावरफुल मैरिटाइम किंगडम था। चोलास की नेवल पावर स्ट्रॉन्ग थी और उन्होंने इंडियन ओशियन ट्रेड रूट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ऑप्शन ए जो है वो उसका इनकरेक्ट है क्योंकि ये राष्ट्रकूटा का रूलर था। चोला नेवल एक्सपेंडिशन से एसोसिएशन नहीं है, और जो इसका ऑप्शन सी है वो करेक्ट होगा, राजेंद्र फर्स्ट। इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। राजेंद्र चोला फर्स्ट ने
1025 CE के अराउंड श्रीविद्या के अगेंस्ट नेवल एक्सपेंडिशन लॉन्च किया था? इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17, विद रेफरेंस टू एंशियंट इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। इसमें पेयर्स बताना है, कौन सा करेक्ट है। फर्स्ट है अश्मका, इधर है सेकंड में कंबोज। अश्मका का गोदावरी से है, तो स्टेटमेंट करेक्ट है। अश्मका को हम गोदावरी ही कहते थे। अश्मका एंशियंट इंडियन का एक महाजनपद था और इसका जियोग्राफिकल एसोसिएशन गोदावरी वैली से था। ये स्टेट जो फर्स्ट है वो करेक्टली मैच हो रहा है। सेकंड कंबोज, कंबोज विपास से करेक्टली मैच नहीं कर रहा है। विपास एंशियंट नेम है बियास रिवर का। बियास रिवर को पहले हम विपास बोलते थे। कंबोज को विपास के साथ इस तरह मैच करना करेक्ट नहीं है। सेकंड जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड अवंती, अवंती को महानदी से मैच कर रहे हैं, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। अवंती के मेन जियोग्राफिकल रीजन्स मालवा सेंट्रल रीजन में था, सेंट्रल इंडिया में था। तो स्टेटमेंट जो है इसका मतलब थर्ड वाला करेक्टली मैच नहीं कर रहा, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। फोर्थ कौशल का सरायू से मैच कर रहे हैं, तो ये करेक्ट मैच कर रहा है, क्योंकि कौशल का मेजर जियोग्राफिकल एसोसिएशन सरायू रिवर से था और अयोध्या कौशल का इम्पोर्टेंट सेंटर था। तो जो फोर्थ है ये इसका करेक्ट है। ओनली फर्स्ट एंड फोर्थ करेक्ट है। तो इसमें पूछा गया है हाउ मेनी ऑफ द पेयर्स आर गिवन अबाउट, कितने पेयर करेक्टली मैच कर रहे हैं, तो ओनली 2 करेक्टली मैच कर रहे हैं, तो इसको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 18, द फर्स्ट गंधर्व महाविद्यालय इज ए म्यूजिक ट्रेनिंग स्कूल was set up in 1901 by विष्णु दिगंबर पालुष्कर। इन कहाँ पे किया था ये इसमें पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि विष्णु दिगंबर पालुस्कार ने 1901 में फर्स्ट गंधर्व विद्यालय कहाँ स्टैब्लिश किया था। विष्णु दिगंबर पालुस्कार इंडिया क्लासिकल म्यूजिक के इम्पोर्टेंट फिगर्स में थे। उनका एम इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को सिस्टमैटिक एजुकेशन के थ्रू स्प्रेड करना था। अब इसमें कहाँ पे किया था इन्होंने स्टैब्लिश। ऑप्शन ए में है दिल्ली, ऑप्शन बी ग्वालियर। दिल्ली में उन्होंने फर्स्ट इंस्टीट्यूट दिल्ली में स्टैब्लिश नहीं हुआ था। बी ग्वालियर हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक का इम्पोर्टेंट सेंटर जरूर है, लेकिन फर्स्ट गंधर्व महाविद्यालय यहाँ स्टैब्लिश नहीं हुआ था। उज्जैन एक करेक्ट लोकेशन नहीं है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, लाहौर में स्टैब्लिश किया था। 1901 में लाहौर में गंधर्व महाविद्यालय स्टैब्लिश किया गया था, फर्स्ट गंधर्व महाविद्यालय। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, अशोकन इंस्क्रिप्शन सजेस्टेड दैट द प्रदेशिका, राजुका एंड युक्ता वर इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स एट द। इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है राजुका और युक्ता प्रदेशिका जैसे मॉडर्न अशोकन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के लेवल आइडेंटिफाई करने का कह रहा है इसमें। ऑप्शन ए में क्या बताया गया है। ऑप्शन ए विलेज लेवल एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये इनकरेक्ट है। ये ऑफिसर्स सिर्फ विलेज लेवल ऑफिसर्स नहीं थे, इनका जुरिडिक्शन ब्रॉडर एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज तक था। ऑप्शन बी जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन। प्रदेशिका, राजुका और युक्ता को डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन से एसोसिएटेड ऑफिसर्स के रूप में समझा जाता था। इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन था उनका। क्वेश्चन नंबर 20, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिस्पेक्ट ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, तो कांग्रेस डिक्लेयर्ड द अटेंड ऑफ स्वराज by all legitimate and peaceful means to be its objective. Second statement क्या है, it was to be implemented in stages with civil disobedience and non-payment of taxes for the next stage only if Swaraj did not came within a year and the government resorted to
रिप्रेशन। 20 क्वेश्चन में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के ऑब्जेक्टिव्स और प्रोग्राम्स के बारे में दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का बेसिक ऑब्जेक्टिव ब्रिटिश रूल को सपोर्ट देने वाली इंडियन कॉपरेशन को विड्रॉ करना था। गांधी जी का अप्रोच था नॉन वायलेंस, मास मूवमेंट का था कि नॉन वायलेंस के साथ ही हम करेंगे। वो स्टेटमेंट बताया गया है कि द कांग्रेस डिक्लेयर्स द अटेनमेंट of Swaraj by all legitimate and peaceful means to be its objectives। वो स्टेटमेंट जो है स्वराज को अचीव करने के लिए ऑब्जेक्टिव्स की बात करता है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स का लार्जर ऑब्जेक्टिव्स ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट पॉलिटिकल प्रेसेस क्रिएट करना और स्वराज के डायरेक्शंस में मूव करना था। वो स्टेटमेंट जो है इसका करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट में क्या कहा गया है? सेकंड स्टेटमेंट जो है मूवमेंट के डिफरेंट स्टेट्स के प्लान एस्केलेशन की बात करता है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। प्रोग्राम्स में इनिशियल नॉन कॉपरेशन मेजर्स के बाद सर्कमस्टांसेस सुटेबल होने पर मोर एडवांस फॉर्म ऑफ स्ट्रगल्स इंक्लूडिंग सिविल डिसोबीडियंस की पॉसिबिलिटी रखी गई थी। सेकंड स्टेटमेंट जो है इसका ये भी करेक्ट है। तो इसमें बोथ स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। Number 21. Consider the following countries. First, Austria, Bulgaria, Croatia, Serbia, Sweden, North Macedonia. How many of the above are the members of the North Atlantic Treaty Organization? इस क्वेश्चन में 6 कंट्रीज दी गई हैं और पूछा है कि इनमें से कितनी नाटो मेंबर्स हैं, मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशंस की मेंबर हैं। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एक मिलिट्री अलियांस है जो 1949 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसके बेसिक प्रिंसिपल्स कलेक्टिव डिफेंस हैं। सिंपल वर्ड्स में एक मेंबर पर अटैक को अलियंस को कॉन्टेक्स्ट में सबके अगेंस्ट अटैक माना जा सकता है। फर्स्ट कंट्री जो है बुल्गारिया, ये नाटो मेंबर है। बुल्गारिया नाटो में मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में 2004 में ज्वाइन हुआ था। क्रोएशिया नाटो मेंबर है, ये 2009 में ज्वाइन हुआ था। और इसकी स्वीडन मेंबर है जो 2024 में ज्वाइन हुआ था। नॉर्थ मैसेडोनिया इसका मेंबर है जो 2020 में ज्वाइन हुआ था। ऑस्ट्रिया इसका मेंबर नहीं है, तो फर्स्ट वाला नहीं है। सेकंड जो है बुल्गारिया, बुल्गारिया इसका मेंबर है। बुल्गारिया इसका मेंबर है। क्रोएशिया इसका मेंबर है, नाटो का मेंबर है। सर्बिया नहीं है। स्वीडन इसका मेंबर है नाटो का। नॉर्थ मैसेडोनिया इसका मेंबर है। तो बुल्गारिया, क्रोएशिया, स्वीडन एंड नॉर्थ मैसेडोनिया ये इसके मेंबर्स हैं। तो कितने हुए? 1 2 3 4, 4 इसके मेंबर्स हैं एंड 2 नहीं है। तो इसमें क्या पूछा गया है? हाउ मेनी ऑफ द अबोव आर द मेंबर्स ऑफ ओनली 4। इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22। कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज: बोलीविया, ब्राजील, कोलंबिया, इक्वेडर, पैराग्वे, वेनेजुएला। Andes mountain passes through how many of the above countries? इसमें पूछा गया है, इसमें 6 साउथ अमेरिकन कंट्रीज के नाम दिए गए हैं और पूछा गया है कि एंडीज माउंटेन्स में कितने कंट्रीज आते हैं। इसमें एंडीज माउंटेन साउथ अमेरिका के वेस्टर्न साइड में नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में एक्सटेंड होती है। ये मेनली पैसिफिक कोस्ट के पैरेलल रन करती है। इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? तो बोलीविया इसके अंदर आती है, बोलीविया करेक्ट है। ब्राजील नहीं आती है। कोलंबिया, कोलंबिया से भी टच करती है। इक्वेडर, इक्वेडर से भी टच करती है। पैराग्वे से नहीं टच करती है एंड वेनेजुएला से टच करती है।
तो इसमें फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ एंड सिक्स्थ करेक्ट है, तो ओनली 4 करेक्ट हैं, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, कंसीडर द फॉलोइंग वाटर बॉडीज। फर्स्ट, लेक तगंजिका, सेकंड लेक टोनिली सैप, थर्ड एटोस lagoon, through how many of them does the equator pass। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इक्वेटर मतलब ये जो 3 रिवर्स दी गई हैं, इक्वेटर इन दी गई रिवर्स किसके पास मतलब किससे कौन सी बॉडी से पास होता है। तो इक्वेटर बेसिकली 0 डिग्री लैटिट्यूड है, ये अर्थ को नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। अब लोकेशंस चेक करते हैं। फर्स्ट जो है लेक टजानिका, ये इक्वेटर से पास नहीं करती हैं। लेक टजानिका ईस्ट अफ्रीका में है। इक्वेटर लेक टजानिका से पास नहीं होता है, तो ये जो है ये फर्स्ट वाला तो नहीं होगा। सेकंड क्या है, लेक टोनिली से सैप, ये भी पास नहीं होता इक्वेटर से। ये कंबोडिया इक्वेडोर के नॉर्थ में है। टोनली सैप कंबोडिया में लोकेटेड है और कंबोडिया जो है इक्वेडर के नॉर्थ में है। जो सेकंड वाला वो भी इनकरेक्ट है। और थर्ड जो है पैटोस लैगून भी इक्वेडर से पास नहीं करती है, तो थर्ड वाला भी गलत है। तो इसके तीनों नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, नन। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट टर्मरिक during the years of 2022 to 2023. First statement, India is the largest producer and the exporter of the turmeric in the world. Second, more than the 30 varieties of the turmeric are grown in India. Third, Maharashtra, Telangana, Karnataka and Tamil Nadu are the major turmeric producing states in India. इसमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इसमें बताया गया है कि इंडिया को टर्मरिक का मेजर प्रोड्यूसर या फिर एक्सपोर्टर बताता है। इंडिया ग्लोबली टर्मरिक प्रोड्यूसर्स और ट्रेड में इंपॉर्टेंट पोजीशन रखता है, तो स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, मोर देन 30 वैरायटीज से ज़्यादा टर्मरिक ग्रो की जाती है इंडिया में, तो ये सही है, करेक्ट ऑप्शन। सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक एंड तमिलनाडु आर द मेजर टर्मरिक प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया, ये भी करेक्ट है। महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक एंड तमिलनाडु मेजर टर्मरिक प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं इंडिया में, तो इसके तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा ये देखते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शंस, ऑप्शन ए फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, ऑप्शन बी सेकंड एंड थर्ड ओनली, ऑप्शन सी फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, ऑप्शन डी फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एविडेंस ऑफ द फेनोमेनन ऑफ कंटिनेंटल ड्रिफ्ट। फर्स्ट, the belt of ancient rocks from Brazil's coast matches with those from Western Africa. Second, the gold deposits of Ghana are derived from the Brazil's plateaus when the two continents lay side by side. Third, the Gondwana systems of sediments from the India is known as have its counterparts in 6 different land masses of the southern hemisphere. ये जो क्वेश्चन है इसमें जियोलॉजिकल एविडेंस के थ्रू पूछ रहा है कि ऑब्जर्वेशन कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को कौन सी सपोर्ट करती है। सबसे पहले कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जानते हैं क्या होता है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को अल्फ्रेड वेगर ने प्रपोज किया था। थ्योरी के अकॉर्डिंग कॉन्टिनेंटल पहले एक लार्ज सब कॉन्टिनेंटल पैंजिया का पार्ट था,
लेटर में वो प्रेजेंट पोजीशन तक पहुंचाए। इसमें कुछ एविडेंसेस दिए थे इन्होंने, मैचिंग जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, सिमिलर रॉक्स, फॉसिल्स एंड कॉन्टिनेंटल्स, मार्जिन्स एंड फिटिंग। अब स्टेटमेंट देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट बताया गया है ब्राजील और अफ्रीका के जियोलॉजिकल फॉर्मेशन में सिमिलैरिटीज मिलती हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट की करेक्ट है ट्रिप्स थ्योरी के अकॉर्डिंग। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, द गोल्ड डिपॉजिट ऑफ खानाज आर ड्राइव्ड फ्रॉम द ब्राजील्स प्लेट्यूज व्हेन द कंटिनेंट्स ले साइड बाय साइड। सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। इसमें बताया गया है ब्राजील और अफ्रीका के जियोलॉजिकल्स और डिपॉजिट इज सिमिलर मेंशन है। अगर सेपरेटेड कंटिनेंट्स में सिमिलर जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर मिलते हैं तो ये पास्ट में कनेक्शंस एविडेंस प्रोवाइड कर सकता है। सेकंड स्टेटमेंट भी इसका करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, द गोंडवाना systems of sediments from India is to have its counterpart in 6 different land masses of the southern hemisphere। थर्ड स्टेटमेंट बताया गया है कि इंडिया के गोंडवाना सेडिमेंट्स के काउंटर पार्ट साउथर्न हेमिस्फीयर के अदर लैंड मासेस में भी मिलते हैं। गोंडवाना रिलेटेड जियोलॉजिकल एविडेंसेस इंडिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका के हिस्टोरिकल कनेक्शंस को सपोर्ट करता है। इसके तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो एएस क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें।